हेलो दोस्तों, तो आ चुकी हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का क्वेश्चन हमारा है सेमेस्टर 7 ज्योग्राफी मेजर सेक्शन वालों के लिए। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रादेशिक नियोजन पर लेख लिखें। तो उत्तर को जानने से पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए देखते हैं। तो बोल रहा है भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रादेशिक नियोजन पर लेख लिखिए। पूर्वोत्तर यानी कि जो सेवन सिस्टर और सिक्किम जो है उन लोगों के बारे में, ठीक है, वो सभी राज्यों के बारे में, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र देश का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से 8 राज्य आते हैं। 8 राज्य आते हैं, कौन कौन से? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा तथा सिक्किम। तो क्या है, इसमें कौन कौन से राज्य आ जाते हैं? तो ये सभी जो सेवन सिस्टर को मिला दीजिए और एक सिक्किम को मिला दीजिए, ठीक है। ये 8 राज्य आते हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों, जैव विविधता और सांस्कृतिक विविधता से समृद्ध है, लेकिन भौगोलिक कठिनाइयों और आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी रही है। इसलिए यहाँ विशेष प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता महसूस की गई है। तो यहाँ पे अनेक प्रकार की, विभिन्न प्रकार की जैव विविधताएं पाई जाती है, सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है और खनिज संसाधन, प्राकृतिक संसाधन वगैरह भी है। लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे नियोजन की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि यहाँ पे जो विकास है वो बहुत धीमी धीमी रही है, अपेक्षाकृत बहुत कम यहाँ पे हुई है। तो इसलिए यहाँ पे प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता महसूस होती है। आगे है प्रादेशिक नियोजन का अर्थ। तो क्या होता है इसका अर्थ? तो प्रादेशिक नियोजन का अर्थ किसी क्षेत्र की भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर योजनाबद्ध विकास करना, ताकि क्षेत्र का संतुलित और सतत विकास हो सके। चलिए जानते हैं आगे क्या है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं। तो इसमें क्या है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? तो अधिकतर क्षेत्र पहाड़ी और पेड़ पौधों से ढका हुआ है। दूसरा है जनसंख्या घनत्व कम है और गांव बिखरे हुए हैं, यानी जहाँ तहाँ गांव है, एक जगह पे हम लोग के जैसा नहीं नहीं है, ठीक है। अनेक जनजातीय समुदाय यहाँ निवास करते हैं। चौथा है प्राकृतिक संसाधनों जैसे वन, जल और खनिज की प्रचुरता यहाँ पाई जाती है। पांचवा है परिवहन और संचार सुविधाएं लंबे समय तक सीमित रही है, यानी कि लंबे समय तक यहाँ पे परिवहन और जो और सुविधाएं थी वो लंबे समय तक यहाँ पे नहीं थी। अब है, पहले नहीं थी, ठीक है। आगे है प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता। तो नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी यहाँ पे? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास के लिए नियोजन आवश्यक होने के प्रमुख कारण कौन कौन से कारण है? पहला है कठिन भौगोलिक स्थिति, दूसरा है उद्योगों की कमी, तीसरा है बेरोजगारी और आर्थिक पिछड़ापन, चौथा है सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण सामरिक महत्व। तो ये जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश वगैरह जो भी है, 8 राज्य हैं, तो वो सीमावर्ती राज्य है, किसी न किसी देश को वो टच करती है। तो सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण सामरिक महत्व रखती है ये। आगे है बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक समस्याएं भी आती है। इन समस्याओं को दूर करने हेतु विशेष क्षेत्रीय योजनाएं बनाई गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रादेशिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य, तो कौन कौन से उद्देश्य है? पहला है आधारभूत संरचना का विकास। तो इसमें क्या है? सड़क, रेल, हवाई सेवा, बिजली और संचार सुविधाओं का विस्तार कर क्षेत्र को देश के अन्य भागों से जोड़ना। दूसरा है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तो कृषि, बागवानी, हस्तशिल्प, पर्यटन और लघु उद्योगों का विकास करना, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। आगे है तीसरा क्या है? संतुलित क्षेत्रीय विकास। इसमें क्या है? दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों को भी विकास मुख्य धारा से जोड़ना, यानी कि जो दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र हैं उनको भी विकास विकास मुख्य धारा से जोड़ना, विकास जो है विकास की धारा से उसको भी जोड़ना। चौथा है पर्यावरण संरक्षण। तो वन्य जीव और जैव विविधता
की रक्षा करते हुए सतत विकास को बढ़ावा देना, यानी कि इन सभी का रक्षा भी हो जाए और सतत विकास भी यहाँ से, इनका भी विकास हो सके, इनका भी बढ़ावा यहाँ से मिल सके, ठीक है। यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा उपयोग करना जिससे प्राकृतिक संसाधन का भी ज़्यादा दोहन ना हो और वो बचा हुआ रहे, ठीक है। तो आगे क्या है, पाँचवा सामाजिक विकास। तो इसमें क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं में सुधार करना। आगे इसमें है प्रमुख नियोजन प्रयास। तो इसमें क्या किए गए हैं प्रमुख नियोजन प्रयास के लिए, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार ने विशेष योजनाएं लागू की है। क्षेत्रीय परिषदों तथा विकास कार्यक्रमों के माध्यम से सड़क निर्माण, डिजिटल संपर्क, पर्यटन विकास और सीमा व्यापार को बढ़ावा दिया गया है। एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत इस क्षेत्र को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो एक्ट ईस्ट नीति जो है वो क्या है, एक पॉलिसी था, एक नीति था जो 2014 में नरेंद्र मोदी के द्वारा लाया गया था, ठीक है। तो इसमें इसका मुख्य उद्देश्य ही ये था कि जो पूर्वोत्तर भारत है उसको दक्षिण पूर्व के जो देश हैं उनको उनसे जोड़ना इनका था, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व के जो देश है उसमें क्या क्या आ जाते थे, जापान, वियतनाम और थाईलैंड वगैरह इसमें आ जाता है, ठीक है। तो उनसे इसका जोड़ना और भी बहुत सारा इसका कार्य था, जिससे व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, सड़क, रेल और समुद्री संपर्क को बढ़ावा देना, ये सभी इसमें कार्य था। किसका, तो एक्ट ईस्ट नीति का, ठीक है। ये 2014 में आया था, ठीक है। तो एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत इस क्षेत्र को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे व्यापार और आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही है। आगे है प्रादेशिक नियोजन के परिणाम। तो इसके क्या क्या परिणाम थे, तो परिवहन और संचार सुविधाओं में सुधार हुआ, पर्यटन और सेवा क्षेत्र का विकास हुआ, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बेहतर हुई, चौथा है स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़े और पांचवा है राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा मजबूत हुई। आगे है चुनौतियां। तो इसकी क्या क्या चुनौतियां थी, तो कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, प्राकृतिक आपदाएं, सीमित औद्योगिक निवेश, पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखना। तो ये हमारा चुनौती हो गया। अगर आप चाहें तो इसमें निष्कर्ष को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो और आप लोगों के लिए यूज़फुल भी रहा हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।